नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज मंगलवार 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। वहीं सुनवाई से एक दिन पहले यानी कल सोमवार 10 जुलाई को केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने का बचाव करते हुए एक हलफनामा दायर किया। हलफनामे में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने का कदम उठाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के पूरे क्षेत्र में अभूतपूर्व शांति, प्रगति और समृद्धि देखने को मिली है। केंद्र ने कहा कि आतंकवादियों की ओर से की जाने वाली हिंसा और अलगाववादी नेटवर्क अब अतीत की बात हो चुकी है। इसके अलावा हलफनामे में कहा गया है कि G20 पर्यटन कार्य समूह की मई 2023 में श्रीनगर में हुई बैठक घाटी में पर्यटन का एक ऐतिहासिक अवसर था और देश ने गर्व से विश्व को अपना यह दृढ़ संकल्प प्रदर्शित किया कि अलगाववादी क्षेत्र को एक ऐसे इलाके में तब्दील किया जा सकता है जहां अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य अतिथियों को बुलाया जा सकता है और वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि केंद्र ने 5 मई 2019 को पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा निरस्त कर दिया था और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में विभाजित कर दिया था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले केंद्र द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मामले पर सुनवाई से ठीक पहले एक ट्वीट कर कहा कि केंद्र के बचाव में तर्क का अभाव है। अनुच्छेद 370 को हटाना अवैध और असंवैधानिक है। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को गारंटी देने वाले भारतीय संविधान को नष्ट करने के लिए बहुमत का दुरुपयोग किया गया और भारत सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के उन पूर्ववर्ती फैसलों का भी उल्लंघन किया जिसमें कहा गया था कि केवल जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ही भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 को हटाने की सिफारिश कर सकती है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी ट्विटर पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार की तरफ से दी गई दलीलें राजनीतिक हैं और उनमें कानूनी वैधता की कोई गुंजाइश नहीं है। पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव के नतीजे आज मंगलवार 11 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। बता दें सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है। इस बीच खबर है कि बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने अमित शाह को राज्य के हालात के बारे में जानकारी दी। वहीं मुलाकात के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुबह से ठीक पहले के घने अंधेरे का वक्त है, जल्द ही उजाला होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में स्थिति बेहतर होगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक बोस ने शाह को राज्य के मौजूदा हालात और हिंसा प्रभावित पंचायत चुनाव के बारे में अवगत कराया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में शनिवार 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के दौरान कई हिंसा की खबरें सामने आई थीं, जिसके बाद कल सोमवार 10 जुलाई को राज्य के कुछ हिस्सों में फिर से मतदान हुआ और ये मतदान पश्चिम बंगाल के 19 जिलों के 696 मतदान केंद्रों पर हुआ। दरअसल इन बूथों पर चुनावी हिंसा के बाद मतदान रद्द घोषित कर दिया गया था और मतपेटियों से छेड़छाड़ के आरोपों और हिंसा में 18 लोगों की मौत के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पुनर्मतदान का आदेश दिया था। कर्नाटक में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अन्न भाग्य योजना के तहत लाभार्थियों को 5 किलो अतिरिक्त चावल देने की घोषणा को पूरा न कर पाने के चलते कांग्रेस ने इसका दूसरा विकल्प ढूंढ लिया है। खबर है कि राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने 10 जुलाई से लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 किलो चावल के बदले नकद में भुगतान देने की बात कही। राज्य सरकार ने चुनाव के दौरान दी गई गारंटी को पूरा करने के लिए आ रही मुश्किलों को नजरअंदाज करते हुए ये फैसला किया। सरकार ने कहा था कि चावल की खरीद में मुश्किलें आ रही हैं, इसके लिए लाभार्थियों को नकदी के रूप में भुगतान किया जाएगा। अब सरकार का कहना है कि अतिरिक्त चावल के लिए 34 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें कि ये योजना बीपीएल और अंत्योदय परिवार के सभी सदस्यों पर लागू है। राज्य सरकार के मुताबिक कर्नाटक में अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता परिवार के 1.28 करोड़ राशन कार्ड हैं। कर्नाटक के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री KH मुनियप्पा ने बताया कि 15 दिनों के अंदर पूरा पैसा लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंच जाएगा। उन्होंने देवनहल्ली इलाके में संवाददाताओं से कहा कि राज्य में गरीबी रेखा से नीचे 1.28 करोड़ परिवार हैं, जिनमें 4.41 करोड़ लोग लाभार्थी हैं और 4.41 करोड़ राशन कार्ड धारक लाभार्थियों में से प्रत्येक व्यक्ति के खाते में हर महीने 170 रुपए भेजे जाएंगे। मुनियप्पा ने साथ ही ये भी कहा कि राज्य ने केंद्र से चावल प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया। कर्नाटक सरकार ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
और अन्य राज्यों से भी संपर्क किया, लेकिन कीमत काफी अधिक थी। उत्तर भारत में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण अब तक 37 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। मौसम विभाग की ओर से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में और भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना का जल स्तर, जो सोमवार को खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर गया था, आज सुबह 206.24 तक पहुंच गया है। बता दें कि हरियाणा ने हथीनी कुंड बैराज से यमुना नदी में 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा है, जिसकी वजह से दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यमुना नदी उम्मीद से पहले खतरे के निशान को पार कर गई। अनुमान लगाया गया था कि मंगलवार दोपहर तक ही यह खतरे के निशान को पार करेगी। इसके अलावा अधिकारियों ने बाढ़ की आशंका वाले निचले इलाकों से लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। उन्हें शहर के विभिन्न हिस्सों में राहत शिविरों और सामुदायिक केंद्रों में स्थानांतरित किया जा रहा है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को शहर में बारिश के कारण हुए जलभराव और यमुना के बढ़ते जल स्तर पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। विशेषज्ञों द्वारा की गई भविष्यवाणी का हवाला देते हुए केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में बाढ़ की संभावना नहीं है। इस साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें राजस्थान भी शामिल है। वहीं चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच टकराव को खत्म करने के लिए एक्शन मोड में नजर आ रही है। खबर है कि कांग्रेस ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों में सचिन पायलट गुट के नेताओं को भी शामिल किया है। सचिन पायलट गुट के मुकेश भाकर, इंद्राज सिंह गुज्जर, राकेश पारेख, जीआर खटाना को इस लिस्ट में जगह दी गई है। दरअसल कांग्रेस ने राजस्थान के 25 जिलों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। आपको बता दें कि सचिन पायलट के अध्यक्ष पद से हटने के बाद पहली बार संगठनात्मक बदलाव किया गया है। कांग्रेस ने राजस्थान में जहां 25 नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है, तो वहीं 121 सचिव, 21 उपाध्यक्ष और 49 महासचिव की भी नियुक्ति की गई है और इसमें भी पायलट गुट के नेताओं को शामिल किया गया है। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन ने बीते साल भारत में वेदांता के साथ की गई सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग की डील तोड़ दी है। बता दें, पिछले साल सितंबर में दोनों कंपनियों ने $19.5 बिलियन यानी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए में ये डील साइन की थी। इस डील के तहत वेदांता और फॉक्सकॉन मिलकर भारत के गुजरात में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्रोडक्शन प्लांट लगाने वाले थे। हालांकि कंपनी ने इसे आपसी सहमति से लिया गया फैसला बताया। वहीं इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कहा कि फॉक्सकॉन के वेदांता के साथ डील तोड़ने से भारत के सेमीकंडक्टर प्रोग्राम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को ट्वीट कर लिखा कि वेदांता के साथ जॉइंट वेंचर से हटने के फॉक्सकॉन के इस फैसले का भारत के सेमीकंडक्टर फैब लक्ष्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फॉक्सकॉन और वेदांता दोनों का भारत में महत्वपूर्ण निवेश है। वे मूल्यवान निवेशक हैं जो रोजगार पैदा कर रहे हैं और विकास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दो निजी कंपनियां क्यों या कैसे साझेदार बनने का चयन करती हैं या नहीं करती हैं, उसमें शामिल होना सरकार का काम नहीं है। सरल शब्दों में कहें तो दोनों कंपनियां स्वतंत्र रूप से भारत में अपनी रणनीतियों को आगे बढ़ा सकती हैं। सेमीकॉन और इलेक्ट्रॉनिक्स में उचित प्रौद्योगिकी साझेदार के साथ आगे बढ़ सकती हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।